नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आप लोग इस समय टॉप 25 सीरीज़ का जो है क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो जाते हैं, उनको हम लोग एक-एक करके देख रहे हैं। जैसे हम लोगों ने वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है, और इसके साथ-साथ जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी देख लिया है। तो आज हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग मौर्य काल में अशोक को काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, जो कि पेट जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे जितने भी धीरे-धीरे टॉपिक होंगे उनको हम एक-एक करके देखते रहेंगे और ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला है। इसमें जो है 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सब धीरे-धीरे करके समाप्त हो जाएगा और ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की श्रृंखला हम शुरुआत करते हैं और जो है ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। मतलब जो कनिष्क था, देखिए यहाँ पर जो शासक कौन था, कनिष्क, ठीक है। ये बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायित्व था, तो देखिए कनिष्क के जो उत्तरदायित्व होने का था, इसमें हमारा हो जाएगा अश्वघोष। कौन था, अश्वघोष था। देखिए जो हमारी चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो जो उसमें चौथी बौद्ध संगीत हुई थी ये कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी, पहले तो यही जान लीजिए कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। कौन थे, वसुमित्र थे। और बात कर लें इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो अश्वघोष थे। देखिए कौन थे, अश्वघोष थे, ये बात ध्यान रखनी है। तो जो ये अश्वघोष थे, यही जो है कनिष्क को बौद्ध धर्म में मतलब परिवर्तित करा दिए थे या उत्तरदायित्व थे। और बात कर लें कनिष्क के जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, तो उसमें हीनयान और महायान इन दो भागों में जो है बट गया था, हीनयान और महायान में। और जो वसुमित्र थे, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था विभाषा शास्त्र। क्या नाम था, विभाषा शास्त्र था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरे में दिया हुआ हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो इंडो ग्रीक हमारा जो है ये कौन थे, तो ये हिंद यवन थे, ठीक है। उसके बाद शक कहाँ से, तो ये सीथियन से आए थे और जो पार्थो थे ये पहलो, ठीक है, यहाँ से आए हुए थे। अब हम लोग यहाँ पर एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडो ग्रीक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इनको ही हिंद यवन भी कहा जाता था, ठीक है, इंडो ग्रीक को। और जब सेल्यूकस की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में भारत में जो है हिंद यवनों का प्रभुत्व जो है बढ़ गया था। जब सेल्यूकस की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में हिंद यवन जो थे, इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था और इन्होंने भारत को अपनी जो है सत्ता स्थापित की थी। और इनका जो प्रमुख था उसका क्या नाम था, डेमेट्रियस था। क्या नाम था, ध्यान रखिएगा, डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस था। इसी ने जो है क्या किया था, सत्ता स्थापित किया था, ठीक है। और कहाँ पर किया था, तो ये पंजाब क्षेत्र में किया था। ऐसा जो है कुछ सिक्के मिले, उससे जो है पता चलता है। इसने अपनी राजधानी साकल बनाई थी। क्या बनाई थी, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, साकल में बनाई थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और डेमेट्रियस भारत में अपना अभियान कर रहा था, उसी समय जो है युगा ट्राइगस ने विद्रोह कर दिया था। कौन किया था, युगा ट्राइगस ने विद्रोह किया था, ध्यान रखिएगा, युगा ट्राइगस, जो युगा ट्राइगस था उसने विद्रोह कर दिया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जब डेमेट्रियस भारत से लौट रहा था तभी उसकी जो है हत्या कर दी गई थी। और इस प्रकार से जो युगा ट्राइगस था वह शासक बना था और अपनी राजधानी कहाँ बना दिया था, तो जो युगा ट्राइगस था जब इसकी हत्या कर दिया तो अपनी राजधानी कहाँ बनाया युगा ट्राइगस ने, तक्षशिला पे बनाया। कहाँ बनाया, तक्षशिला पर बनाया। और ये बात हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तक्षशिला कहाँ पर है, क्योंकि ये जो है चाणक्य की जन्मस्थली है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर हम लोग इसी में बात करें तो इस वंश का सबसे जो महान शासक हुआ था हिंद देवन का, उसका नाम मिनांडर था। क्या नाम था, मिनांडर था, आप लोग सुने होंगे, मिनांडर था। और इसने अपनी राजधानी साकल बनाई थी, ठीक ठीक है। कहाँ पर बनाई थी, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, साकल में। कहाँ बनाई, इसने भी अपनी राजधानी साकल में बनाई और इसी को जो है शिक्षा का केंद्र बनाया। इसने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था। मिनांडर और नागसेन, जो मिनांडर था इसके साथ में एक थे नागसेन। कौन थे, नागसेन थे। ये क्या थे, तो ये बौद्ध भिक्षु थे, ध्यान रखिएगा। इनके बीच में जो है मिलिंद पान्हो नामक साहित्य संकलित किया गया। कौन सा, कभी कभी पूछता है कि जो है ये जो मिलिंद पान्हो नामक जो साहित्य है ये किनके किनके बीच जो संवाद की बात करता है, कौन सा है, देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मिलिंद पान्हो, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच का संवाद है, तो ये मिनांडर, ध्यान रखिएगा, मिनांडर और इसके साथ साथ में किसके, तो नागसेन के बीच में, ठीक है। किसके किसके बीच में, मिनांडर और नागसेन के बीच में संवाद की बात करता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और बात कर लें तो मिनांडर को
जो भारतीय साहित्य है उसमें मिलिंद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मिलिंद के नाम से मिनांडर को जाना जाता है। सर्वप्रथम जो है लेख युक्त, कौन सा? देखिए लेख युक्त, ध्यान रखिएगा, लेख युक्त सिक्के सबसे पहले इसी वंश के शासक ने जारी किया था। और सोने व चांदी, जो सोने के, ठीक है, सोने के साथ साथ में चांदी के, किसके? चांदी के सिक्के भी किसने जारी किया था? तो वो भी जो है इसी वंश के लोग जारी किए थे, ध्यान रखिएगा। और भारतीय साहित्य में शुंग काल में यवनों के द्वारा किया गया आक्रमण की जानकारी मिलती है, जिसमें पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता से मिलती है। किसके? पतंजलि का जो महाभाष्य था और गार्गी संहिता से इस बात की जानकारी मिलती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है फिर से कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इसमें एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी, और ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में बात कर लें चेद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये कलिंग थी, और कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात कर लें सातवाहन वंश। सातवाहन जो है ये प्रतिष्ठान या पैठन में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र हो जाता है अपना, दक्कन वाला क्षेत्र। और इसके बाद में बात कर लें कुषाण की, तो इनकी थी पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये आप सभी लोग को पता है कि पेशावर कहाँ पर है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद से समझ लीजिए, ठीक है, कि कहाँ पर है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि पेशावर कहाँ पर है। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ बात देख लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, कभी कभी वंश पूछ लिया जाता है कि कौन किससे संबंधित है। तो देखिए जैसे सातवाहन वंश, अब बात कर लें सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और यदि बात कर लें सातवाहन वंश का जो है, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हमने देखा कहाँ है, प्रतिष्ठान है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा शुंग वंश दिया है। तो देखिए शुंग वंश की जो है, शुंग वंश की अगर बात कर लें तो इसके जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इनकी भी राजधानी हम लोगों ने कहाँ पर देखी? तो शुंग वंश हो गया। और इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं कर्ण वंश। एक बहुत पूछा जाता है कभी कभी, कर्ण वंश। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इसके बाद में बात कर लें हम लोग कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो इसका था कुजुल कड़फिसस। कौन था? कुजुल, ध्यान रखिएगा, कुजुल कड़फिसस, ध्यान रखिएगा, कुजुल कड़फिसस, ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसस था। गुप्त वंश का श्रीगुप्त था। इसके बाद में कभी कभी पूछा जाता है वकाटक, एक काफ़ी फेमस है, ठीक है, वकाटक, ये भी जो है दक्कन के क्षेत्र में थे। वकाटक, इनका जो संस्थापक था वो था बिंद शक्ति। कौन था? बिंद शक्ति था, ध्यान रखिएगा, कौन था? बिंद शक्ति था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में बात कर ले हूण वंश का संस्थापक कौन था? तो तोड़मार था, जो हूण वंश था, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं हूण वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक तोड़मार था, ध्यान रखिएगा, कौन था? तोड़मार था। इसके बाद में वर्धन वंश का पुष्यभूति वंश था। पांड वंश का कौन था? तो नेडियोन था। कौन था? नेडियोन था। चोल वंश का कौन था? तो चोल वंश का, देखिए चोल वंश का संस्थापक कभी कभी पूछ लिया जाए तो विजयालय था। कौन था? विजयालय था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, कौन था? विजयालय था, ठीक है। पल्लव वंश का कौन था? सिंहवर्मन चतुर्थ था। जो पल्लव वंश, कौन सा? पल्लव वंश था, इसका कौन था? सिंहवर्मन चतुर्थ, सिंहवर्मन, ठीक है, सिंहवर्मन चतुर्थ, ध्यान रखिएगा, कौन था? सिंहवर्मन चतुर्थ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राजवंश। जैसे राष्ट्रकूट हो गए हमारे, कौन सा हो गया? राष्ट्रकूट हो गया। तो राष्ट्रकूट का कौन सा था? दंती दुर्ग था, ध्यान रखिएगा, कौन था? दंती दुर्ग था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में चालुक्य, जो कल्याणी के थे, ध्यान रखिएगा, चालुक्य जो है, चालुक्य जो कल्याणी के थे, एक बेंगी के भी थे। तो जो कल्याणी के चालुक्य थे इनका कौन था? तैलप द्वितीय था। कौन था? तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय था। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्याखेत थी या फिर कल्याण थी, ध्यान रखिएगा, कहाँ थी? हाँ, तैलप द्वितीय था। और इसका कौन था? मान्याखेत या कल्याणी थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग और इसका भी मान्याकूट था। बात कर ले जो चालुक्य वादामी के थे, देखिए एक चालुक्य और थे, कहाँ के? तो ये चालुक्य वादामी के थे, कहाँ के थे? वादामी के थे। और इनका अगर बात कर ले कौन था? तो इनका जयसिंह प्रथम था। कौन था? जयसिंह प्रथम था, ध्यान रखिएगा। वादामी जो थे यहाँ के चालुक्यों का कौन था संस्थापक? तो जयसिंह था। और ध्यान रखिएगा वातापी इनकी राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद
कुछ और यहीं पर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो चालुक्य बेंगी के थे, इनके जो है विष्णुवर्धन थे। कौन थे? विष्णुवर्धन थे बेंगी के। होयसल का कौन था? विष्णुवर्धन था। और यादव वंश का कौन था? तो बिल्लभ पंचम था। कौन था? बिल्लभ पंचम था। कदम वंश का कौन था? मयूर शर्मन था। काकतीय वंश का कौन था? बीटा प्रथम था। गंग वंश का ब्रह्महस्त पंचम था। कौन था? ब्रह्महस्त पंचम था। पाल वंश का कौन था? देखिए पाल वंश का पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। पाल वंश का कौन था? गोपाल था। ध्यान रखिएगा कौन था? गोपाल था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर थी? बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में थी। इसके बाद सेन वंश का कौन था? सामंत सेन था और इसकी राजधानी लखनौती थी। बात करें कारकोट वंश की, इसका दुर्लभ वर्धन था। और फिर लोहार वंश का कौन था? संग्राम राज था। बात कर लें गुर्जर प्रतिहार, देखिए ये कभी पूछा गया है। गुर्जर प्रतिहार, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। तो इसका जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। ध्यान रखिएगा नागभट्ट फर्स्ट था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का था। ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसके बाद में वर्मन वंश या कामरूप कह सकते हैं। और इसका जो संस्थापक था वो पुष्यवर्मन था। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? प्राग ज्योतिषपुर। कहाँ थी? प्राग ज्योतिषपुर थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था और इसकी राजधानी अजमेर थी। ठीक है। कलचुरी वंश का कौन था? कोल्लल था और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कहाँ पर थी? त्रिपुरी थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको बता दिया। बाकी अगर जहाँ जो ज़रूरत लगेगी और हम बताते चलेंगे। ठीक है। इसमें जो हमारा तीसरा था उसका हमने क्या बता दिया था, उसके हमने जो है बताया था कि हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? किसकी? कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। तो इसमें जो हमारा फोर्थ नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा सी। किसने की थी? कुषाण ने। किसने की थी? कुषाण ने की थी। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका जो है निर्माण शुंग काल में हुआ था? देखिए शुंग काल में किसका निर्माण हुआ था? तो इसमें देखिए भरहुत का स्तूप है, इसका भी हुआ था। सांची का स्तूप जो वेदिका थी ये भी हुआ था। और भाजा स्तूप, यानी जो इसमें हमारा पाँचों हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। यानी इन सभी का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? शुंग काल में हुआ था। और अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि शुंग काल का संस्थापक कौन था। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि शुंग वंश का जो है संस्थापक कौन था। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो देखिए सातवाहन नरेश हाल के समकालीन जो गुणाढ़ थे, ठीक है, किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किए थे? ठीक है। किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किए थे? कौन? तो देखिए जो नरेश, ये हाल एक शासक था। ध्यान रखिएगा सातवाहन वंश का एक शासक था हाल। इसी के समकालीन थे गुणाढ़, जो है एक लेखक थे। ठीक है। इसके दरबार में रहते थे। तो उन्होंने जो है प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी। उसका नाम क्या था? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा बृहद कथा। क्या हो जाएगा? बृहद कथा हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हमारा 7 नंबर है इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। देखिए दिया गया है सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे। दूसरा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। और तीसरा है बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? बस हमको इतना बताना है। ठीक है। तो इसमें जो देखिए सातवाहन जो शासक थे वो बौद्ध पर अत्याचार करते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा है पुष्यमित्र सिंह बौद्ध को जो संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। लेकिन तीसरा जो हमारा है कि शशांक जो गौड़ वंश का शासक था, ठीक है, गौड़ नरेश शशांक जो था, ये पश्चिम बंगाल में गौड़ वंश पड़ता है। ठीक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। तो इसने जो है बोध वृक्ष को कटवा दिया था। किसको? बोध वृक्ष को कटवाया था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कट्टर विरोधी था किसका? बौद्ध धर्म का। आगे हम लोग चलते हैं 8 नंबर और इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ठीक है। चंद्रगुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो हमारा 8 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे अभिलेखों के बारे में हमने बता रखा है। ठीक है। सारे अभिलेखों के बारे में हमने बता रखा है जब हम गुप्त वंश पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो 9 नंबर है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? अभी हमने ऊपर इस बात के जो है जिक्र किया था कि सोने का सिक्का जो है नियमित रूप से किसने चलाया था? तो ये जो है कुषाणों ने चलवाया था। किसने चलाया था?
कुषाणों ने चलवाया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 10 नंबर पर। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है श्रेणी, ठीक है, संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो 10 नंबर हमारा दिया हुआ है, देखिए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। तो ये बात जो है सही नहीं है। अगला है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कूट जो है सही है। तो इसमें जो हमारा दूसरा और तीसरा हो जाता है ये एकदम करेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, तो 10 का हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं। इसमें कथन दिया हुआ है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा जो इसका कारण है वो है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें जो ए है वो तो ठीक बात है, लेकिन जो इसका कारण दिया हुआ है वो ठीक नहीं है। इनकी नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। पहले तो ये जान लीजिए कि एंशियंट हिस्ट्री में संपूर्ण सबसे बढ़िया जो है चोलों की नौसेना थी, किसी चोल शासकों की। ठीक है, चोल शासकों की नौसेना सबसे प्रसिद्ध थी और उनमें भी राजेंद्र चोल फर्स्ट की सेना सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि उसने जो है श्रीलंका वगैरह पे विजय प्राप्त किया था। ठीक है, और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो सिंघल था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 12 नंबर पे बढ़ते हैं और देखते हैं चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। तो देखिए इसको हम वैदिक सभ्यता में पढ़ा चुके हैं। तो इसको हम वैदिक सभ्यता में जब पढ़ाए थे तो आप लोग को सिक्कों का जिक्र किए थे। करसापण एक सिक्का था जिसका क्या नाम था, करसापण था, और यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ व्याख्या करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने निस्क के बारे में बताया था कि गले में पहनने वाला वो स्वर्ण आभूषण का बना होता था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पहुँच जाते हैं 13 नंबर पर। देखिए कि कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो ये जो हमारा 13 का बी हो जाएगा, कडफिसस द्वितीय ने। किसने, कडफिसस द्वितीय ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन जो हमारा 14 नंबर है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित जो है कालक्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे और फिर कुषाण आए थे। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है ये एकदम करेक्ट हो जाता है। जो ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं 15 नंबर पर। ठीक है, 15 नंबर पर चलते हैं। देखिए इसमें मैच कराना है। ठीक है, इसमें मैच कराना है। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और कलि संवत। ठीक है, इन सबको जो है मैच कराना है। तो सबसे पहले देख लीजिए विक्रम संवत हमारा कब हुआ, तो ये जो है 58 ईसा पूर्व, यानी कि जो हमारा ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात कर ले दूसरा जो हमारा दिया हुआ है शक संवत। तो ये शक संवत जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 78 AD। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर बात कर लें गुप्त। तो ये कब हुआ था, गुप्त जो हमारा है ये हमारा गुप्त जो है ये हो जाएगा सी का दूसरा, यानी 320, यानी कि ये कब हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। बाकी जो बचा डी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग देखिएगा अच्छे से, तो कई बार पूछा गया, खास करके 78 ईसा पूर्व और 58 ये दोनों आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग 16 नंबर पे बढ़ जाते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ठीक है, किसका मिश्रण है ये बात हमें बताना है। तो देखिए ये जो है भारत, ग्रीक और यूनानी शैली का मिश्रण है। तो इसमें हमारा जो है 16 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसका मिश्रण है, तो भारत, ग्रीक और यूनानी शैली का मिश्रण कौन सा है, गांधार शैली। ध्यान रखिएगा, गांधार शैली किसका मिश्रण है, भारत, ग्रीक यानी यूनानी शैली का मिश्रण है। ठीक है, आगे हम लोग 17 नंबर पे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए। तो अभी इसको हमने ऊपर देखा है कि किसने किए, तो इसको जारी किया था कुषाणों ने। किसने जारी किया था, कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, किसने किया था, कुषाणों ने। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम जो है किसने जारी किया था, तो इंडो बैक्टीरियन ने जारी किया था। किसने किया था, इंडो बैक्टीरियन ने जारी किया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे हम लोग 18 नंबर पे चलते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? ठीक है, तो इसमें जो हमारा 18 नंबर हो जाएगा कि शीशे के बने होते थे। किसके बने होते थे? शीशे के बने होते थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग 20 नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है प्रारंभ की थी? तो ये गुप्तों ने की थी। किसने की थी? माफ़ कीजिएगा, जो 19 नंबर है इसका हो जाएगा सातवाहन ने। किसने की थी? सातवाहनों ने की थी। किसने की थी? सातवाहन ने, यानी कि हमारा जो 19 का ए है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग 20 नंबर की तरफ चलते हैं और इसमें दिया हुआ है किस सातवाहन नरेश, ठीक है, कौन सा सातवाहन वंश का शासक था जिसने गाथा सप्तशी नामक पुस्तक की जो है रचना की थी? तो ये था हमारा हो जाएगा हाल। कौन था? हाल हो जाएगा। मैंने अभी ऊपर बताया था कि हाल जो है एक शासक था। अगला हमारा जो हो जाता है 21 नंबर, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। किसके? शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं त्रातार यानी मुक्तिदाता। त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो इसको जो है धारण करने का अगर देख लें तो शक ने, किसने? शक शासकों ने धारण की थी। देखिए आज ज़्यादा व्याख्या के लिए कुछ है नहीं, जो ज़रूरत की थी वो हमने ऊपर ही कर दिया था। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वही हम करा दे रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा 23 नंबर हो जाता है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? अब इसमें क्या ही व्याख्या किया जा सकता है, तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन थे। तो ये हो जाएगा हमारा चेदी वंश का। किस वंश का? चेदी वंश का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं सात या आंध्र साहत वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। अब ये सब मैं ऊपर बता चुका हूँ तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला बात कर लें 25 नंबर का, कर्ण या जो है कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी मैंने बताया था कि वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। ठीक है, तो ये जो हमारे 25 क्वेश्चन थे इसको हमने देखा, ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं थी तो हमने किया भी नहीं। बाकी जहाँ हमें लगेगी हम फिर से एक PDF बना के आप लोगों को डाल देंगे, जैसा भी आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, बाकी जितना ज़रूरत था उतना हमने बता दिया है। देखिए नीचे हम लगभग मैप लगा देते हैं ताकि आप लोग इसको देखें और अच्छे से समझें। जैसे कांधार हो गया, मनसेहरा हो गया, ये सब हमने जो है जब अशोक पढ़ाया है तो सब कुछ पढ़ाया है। शहबाजगढ़ी हो गया, तक्षशिला हो गया, ठीक है, कालसी टोपरा हो गया, ठीक है, बैपुर हो गया, बैराट हो गया, ये सब भाबरू हो गया। ठीक है, भाबरू तो कई बार पूछा गया कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, ऐसे ही ये सब आपको ध्यान रखना है, सारे पूछे गए हैं। ये सब जो है बिहार वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अजराज, ठीक है, ये सब पूछा गया है। ये जो रुमन देह है इसमें जो है कर से संबंधित बात महात्मा बुद्ध की गई है। तो ये सब आप लोगों को बताया गया है। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। शहबाजगढ़ी भी काफ़ी फेमस है। सांची का स्तूप देख लीजिए मध्य प्रदेश के रायसेन में। तो ये सब कई बार बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा है, इसको आप लोग देखिएगा और जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अगर किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन से बनाकर अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो हम उसका भी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। बाकी जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ 100% हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि 80% हो जाएगा, लेकिन 70% 75 के अप्रॉक्स जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए देखिए, वैसे तो आजकल मेरिट का कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो लगभग 70 से 75% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।